सर मिल गया सर ले लीजिए अपना रामू जी आप सभी लोग आसानी से स्वागत करने के पूरा सहयोग कर दिए। आप सभी लोग ऐसे खड़े हो जाओ। बहुजन मैत्री सम्मेलन के आयोजक माननीय बिट्टू जी, बिट्टू संते, सुमित रतन जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय बिट्टूगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरी ओर से जय भीम। पूरी सभी लोगों को एक चित्त करने के लिए, एकाग्र करने के लिए नारा लगाते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। मैं आप सभी लोगों के भावनाओं का आदर करता हूँ, कदर करता हूँ। आपको बार बार बोले मुझे देखने और मुझसे फोटो खींचने से भी बहुत बड़ा मैं जो मैसेज लेकर आया हूँ, मैं जो विचार लेकर आया हूँ, उसे सुना जाए। आज मेरी उम्र 35 साल की है। अगर मेरी नैसर्गिक मृत्यु हुई तो और 35 साल की उम्र मुझे मिलेगी। ये 35 साल के शरीर के साथ फोटो खींचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 2500 सालों की हमारे महापुरुषों की विरासत है, इसको आप लोगों को देखना है, इस विचारधारा को आप लोगों को काम करना है। 35 और 35 साल उम्र जिसको मिली है उसके पीछे जाने के बजाय हमारी ये महान विचारधारा है, तथागत बुद्ध की 2500 सालों की विचारधारा है, इसको हम लोगों को पूजना है, इसको आगे लेकर जाना है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों की जो भावना है उसका आदर करता हूँ, उसका कदर करता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों की ये भावना है कि बाबा साहब के परिवार का कोई सदस्य हमारे यहाँ पर पहली बार आया है तो उसे देखा जाए, उसे मिला जाए, उसे फोटो लिए जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चे मर गए, 4 बच्चे मर गए। ऐसे हालातों में मर गए, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में बैठे नहीं थे। बाबा साहब अपने बच्चों को पालने के लिए घर में बैठे हुए नहीं थे। बाबा साहब मेरे समाज के बच्चे नहीं मरे, इसलिए दिन रात काम किया करते थे। अपने 4 बच्चे बाबा साहब ने जमीन पर गाड़ दिए, लेकिन आपके बच्चों को बाबा साहब सुरक्षित कर गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आज आप लोगों की भावना है कि बाबा साहब के परिवार के सदस्य को देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो खड़ा हूं ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। बाबा साहब ने केवल अपने बच्चों को अपने परिवार में अपने आप को सीमित नहीं रखा, और इसलिए ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने खड़ा है ये बाबा साहब का परिवार है। इसलिए हमको बाबा साहब के विचारधारा पर काम करना है, तथागत बुद्ध के विचारधारा पर काम करना है, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक जी के, संत कबीर जी के विचारधारा को बढ़ाने का काम करना है। आज हम लोग यहाँ पर बहुजन मैत्री सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश भर में घूम रहे हैं, और यूपी में ये मेरी आखिरी मुलाकात नहीं है। इसके बाद भी कार्यक्रम लगेंगे और बहुत बड़े कार्यक्रम लगेंगे। आज लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की कुछ समस्या है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितने लोगों को हम बुला रहे हैं, हम लोग तो 50 लोगों को ही बुला रहे थे, लेकिन वहां पर 2-2, 3-3 हजार लोग आ रहे हैं। तो सोचिए लॉकडाउन में अगर ये दृश्य है, लॉकडाउन खुलने के बाद जहां पर हम 5000 को बुलाएंगे वहां पर 5-5 लाख लोग हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। इतने बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, और कहीं मैं बोलना चाहूं इसलिए मैं आपको अभी से ही एडवांस में एक निमंत्रण देना चाहता हूं, वरना बात करते करते विषय को शुरुआत करने के बाद कहीं मैं ये भूल ना जाऊं। 2025 यानी आज से 4 साल बाद, आज 2021 है, आज से ठीक 4 साल बाद जो विजयादशमी आएगी, अशोका विजयादशमी 2025 की, 5 करोड़ के संख्या में बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसको आपको अभी से ही आप लोगों को बौद्ध धर्म के दीक्षा का आमंत्रण दे रहा हूं कि जहां कहीं पर भी ये बौद्ध धर्म की दीक्षा होगी, आपको आपके बच्चों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वहां पर आना है, और 5 करोड़ की संख्या में हम बौद्ध धर्म की शरण में जाएंगे। सभी लोग जो बौद्ध नहीं है वो बौद्ध धर्म की शरण में जाएंगे। तो अब मैं अपने विषय को शुरुआत करता हूं। बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ? कई सारे लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि इलेक्शंस आए हैं इसलिए राजरत्न अंबेडकर कोई नई पार्टी लेकर आया है क्या? बहुत लोगों में संभ्रम निर्माण हो रहा है कि राजरत्न अंबेडकर कहीं नई पार्टी तो नहीं लेकर आया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आता हूं तो आप मुझे क्या बना सकते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कहते हो आप लोग, सांसद। अगर चुनाव जीत गया तो मंत्री बन जाऊंगा, और अगर 10-15 साल और काम कर लिया तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और अगर कुछ साल काम कर लिया तो राष्ट्रपति बन जाऊंगा। इतना ही है ना? राजनीति में इससे ऊपर पद है? नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे जन्म के साथ ही मेरे नाम के पीछे जो अंबेडकर नाम लगता है, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना बड़ा। इसलिए छोटे मोटे पदों के लिए नहीं आए, ये आपके छोटे मोटे पद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आप कभी मेरे यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में आई है? हमारे देश का राष्ट्रपति मेरे बाद उसका नंबर आता है, अंबेडकर नाम को पहला प्रदान किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का नाम दिया जाता है। तो इतना बड़ा बाबा साहब का नाम मेरे पीछे है, इसलिए मैं ये छोटे मोटे पदों के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि 2500 सालों से हम सबसे ज्यादा संख्या में हम हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आप लोगों की है। लेकिन राज किसका है? आपकी। हम लोग इन जनरल कहते हैं कि हम लोग 85% है, कहते हैं ना 85% है, लेकिन 85% के ऊपर कितने परसेंट वाले लोग राज कर रहे हैं? अगर उसमें से बनिया हटा दिया जाए, बाकी के लोग क्षत्रिय राजपूत हटा दिए जाए, तो 3.5-4% वाले लोग आपके ऊपर 2500 सालों से राज करते आ रहे हैं। 2500 सालों से राज करते आ रहे हैं। 85% होने के बावजूद आप लोग उनके गुलाम बने हुए हो। क्यों बने हुए? अगर ये 85% एक हो गए तो ये 3.5% के लोग आपके ऊपर राज नहीं कर सकते। सत्ता परिवर्तन का काम जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हम सत्ता परिवर्तन का काम नहीं कर रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं। वरना सत्ता परिवर्तन की अगर आप बात करना चाहो तो इस वक्त सबसे पावरफुल लोग, सबसे शक्तिशाली वर्ग अगर कोई है तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आप है। सत्ता के मामले में
सत्ता के मामले में इस देश में प्रधानमंत्री से ऊपर कौन सा पद होता है? राष्ट्रपति। किन लोगों का है वो? शेड्यूल कास्ट का है, आपका है ना। तो अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली वर्ग आप है। क्या आप मानते हो कि सबसे शक्तिशाली वर्ग आप है? मानते हो? इस देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का होने के बावजूद क्या अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अन्य अत्याचार कम हुए? नहीं हुए। इसका मतलब है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमको पहले लड़नी होगी। सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के बिना अगर होता है तो वो सत्ता परिवर्तन किसी काम का नहीं है। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति हमारा है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उनका गुलाम बना बैठा। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। छोटे मोटे पार्टियों में हमारे जितने भी बहुजनों की हमारी पार्टी है, जितने भी हमारे बहुजनों के नेता है वो हमारे लिए प्रिय है, वो हमारा ही लोग है। जो काम वो कर रहे हैं वो उन्हें करने दीजिए। हम जो काम कर रहे हैं ये उससे कई गुना बड़ा, कई गुना बड़ा। पॉलिटिकल पार्टी के झंडे आपके स्टेट तक मर्यादित है कि नहीं? आपके स्टेट तक मर्यादित, देश तक मर्यादित। ये जो पीछे ये जो झंडे लगे ना, ये झंडे, मैं यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, 125-150 देशों के प्रतिनिधि वहां पर आते हैं। आपके झंडे आपके स्टेट तक मर्यादित है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय झंडा है। अंतर्राष्ट्रीय झंडा हम लोग को पकड़ा हुआ है। देश विदेशों में सबसे अगर किसी स्थान दिया जाता है तो इस फ्लैग को दिया जाता है। और इसलिए हम ये आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए उतरे हैं। और मैं यहां पर, हमारी महिलाएं यहां पर बैठी हूं। इस व्यवस्था परिवर्तन में महिलाओं का साथ हमें ज्यादा चाहिए। अगर महिला हमसे जुड़ जाती है, महिला इस विचारधारा से जुड़ जाती है, तो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम कई गुना ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं चल रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई नहीं चल रही है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई इस देश में चल रही है। एक विचारधारा जो तथागत बुद्ध की है, एक विचारधारा जो गुरु रविदास जी की है, गुरु नानक जी की है, संत कबीर जी की है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है, मान्यवर काशीराम जी की है। ये एक विचारधारा है कि जो समता के ऊपर आधारित है, जो इस देश में समानता चाहती है कि कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, हम सब बराबर है। और एक विचारधारा सम्मुख पता है ना आपको, एक विचारधारा कि शूद्रों ने अगर पढ़ाई कर ली तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये विचारधारा, ये दो ही विचारधारा इस देश में चल रही है, समता और असमानता। और आप लोग कौन से विचारधारा के लोग हो? समता की कि असमानता की? और इसलिए हम जितने भी लोग, जितने भी धर्म के लोग, जितने भी संगठन समता के विचारधारा पर है, उन सभी लोगों को एक करने के लिए आए हैं। उन सभी लोगों में मैत्री निर्माण करने के लिए आए हैं। हम लोगों में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा संगठन है। अम्बेडकर नाम के 1 लाख से ज्यादा संगठन देश में है। बुद्ध के नाम पे अलग है, गुरु रविदास जी के नाम पर अलग है। हम लोग 85% होने के बावजूद 3.5% वाले लोग हमारे ऊपर राज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, जाति जाति में बिखरे हुए हैं, धर्मों में बिखरे हुए हैं। अब तो संगठनों में बिखरने लग गए। एक संगठन का व्यक्ति दूसरे संगठन को देखना नहीं चाहता, उसको जय भीम नहीं बोलता। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी आरएसएस से है, लेकिन हम इधर एक दूसरे के ही दुश्मन बने बैठे हैं। और इसलिए इन सभी लोगों में मैत्री निर्माण करने के लिए हम घूम रहे हैं। बंते जी ने जो यहाँ पर सारी योजना बनाई है, ये ऐसे सभी लोगों के साथ, सभी जातियों के साथ, सभी धर्म के साथ जो समता को मानती है, उन सभी लोगों को इकट्ठा लाने का, 85% लोगों को इकट्ठा लाने का हम काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी की ऐसी सभा चल रही थी, सभी लोग नेता वहां पर बाबा साहब के बगल में बैठे हुए थे। शेड्यूल कास्ट के थे, आदिवासी समाज के थे, ओबीसी थे, मुस्लिम थे, सभी थे। तो बाबा साहब ने अपने स्पीच में कहा, और उनके साथ एक ब्राह्मण भी बैठा हुआ था। बाबा साहब के साथ ब्राह्मण भी बाबा साहब के साथ थे। तो बाबा साहब ने जनता को उद्देश्य करके कहा, जनता को कहा कि इस तरह जिस तरह स्टेज पर बैठे हुए हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अगर एक हो जाए तो ये जो ब्राह्मण बैठा है ना यहाँ पर,
ये ब्राह्मण आपके जूतों के फीतों को खोलने में गर्व महसूस करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद करेगा। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूं, खास करके महिलाओं को। आप बाबा साहब को मानते हो, तथागत बुद्ध को मानते हो, गुरु रविदास जी को मानते हो। कोई मान नहीं रहा है किसको किया जाए। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुनेंगे, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग शांत है। ठीक है, गर्मी है, मैं भी गर्मी में हूँ, कोर्ट में हूँ। गर्मी है, अव्यवस्था है। हम लोग पुराने राजा हुआ करते थे, जैसे बनतेज जी कहते हैं। हम लोग हाल ही में गुलाम हुए हैं, इसलिए हमारे पास उतने साधन संसाधन नहीं है। मोदी के पास साधन संसाधन है, लोग नहीं है। 100-200 रुपए लेकर बुलाते हैं, वो सुनते भी नहीं है, पूर्ण निकल जाते हैं। हमारे पास लोग है, साधन संसाधन नहीं है, और इसलिए थोड़ी दिक्कतें होंगी। और हम लोग बारिश की वजह से इनऑल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से इनऑल काम कर रहे हैं, काफी दुविधाएं हैं हम लोगों के सामने भी। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूं, क्यों हम लोग 2500 सालों से 85% होने के बावजूद हम गुलाम क्यों बने रहे। एक ब्राह्मण पुजारी का इंटरव्यू लेने के लिए एक अंग्रेज पत्रकार आया, और उस अंग्रेज पत्रकार ने उस ब्राह्मण पुजारी से पूछा कि किसी भी देश में जो गुलाम होते हैं, वो गुलाम कभी ना कभी गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्रांति करते हैं। आप भारत के लोगों को 2500 सालों से आपने गुलाम बनाए रखा है, भारत के लोगों को 2500 सालों से गुलाम बनाए रखा है, तो क्या भारत के लोग आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? क्या वो लोग गुलामी के खिलाफ क्रांति नहीं करते? तो उस ब्राह्मण पुजारी ने कहा, कौन? ये भारत के लोग, ये इस देश के लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे? ये लोग बच्चा तो खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम बताए बिना अपने बच्चों को नाम नहीं रख सकते। ऐसे लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये घर कोठियां तो खुद बना सकते हैं, लेकिन हमने पूजा किए बगैर ये घर में पैर नहीं रख सकते। ये लोग क्या हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे? ये बात बाबा साहब ने पहचानी। 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा दी कि मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई पूजा नहीं करवाऊंगा, कोई कर्मकांड नहीं करवाऊंगा। बाबा साहब ने आपको उस गुलामी से बाहर निकाला, और इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। इतने दूर से पूरे देश भर में मैं घूम रहा हूँ, देश विदेशों में आप लोगों की आवाज रख रहा हूँ। और देखिए, उत्तर प्रदेश में आज हम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों का साथ हमें चाहिए, आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आप लोग अगर बाबा साहब के तथागत बुद्ध की ये जो विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, अगर उस विचारधारा को अगर आप नहीं बढ़ाओगे और किसी और विचारधारा में समाविष्ट हो जाओगे, तो आप अपने आने वाले नस्लों को गुलाम बनाओगे। आने वाले नस्लों को गुलाम बनाने की आज प्रक्रिया शुरू हो गई। जो बातें तथागत बुद्ध ने बताई थी, जो बातें गुरु नानक जी ने कही, जो बातें गुरु रविदास जी ने कही, जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे संत है, इन सभी लोगों के जो दो है, जो इनकी बातें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन्हीं की बातों को संविधान में अंकित कर दिया। संविधान दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, संविधान आपके महापुरुषों का आंदोलन है। और इसलिए ये वर्ग जो आज इस देश में सत्तारूढ़ हो गया है, जो इस देश में सत्ता में आ गया है, वो संविधान को हटाना चाहता है, संविधान से नफरत करता है। इस देश में संविधान को दिन दहाड़े संसद के सामने जलाया गया, लेकिन आज तक क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने उसके कभी निंदा की है? कभी की? वो गौतम गंभीर की एक उंगली को चोट लग गई थी, तो प्रधानमंत्री ट्वीट करके उसकी स्वास्थ्य की दुआई देता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जिस संविधान के बदौलत प्रधानमंत्री बना, वो चलने पर एक अक्षर नहीं लिखता। क्यों नफरत करते हैं ये लोग? ऐसा क्या है इस संविधान में कि इतने बहुमत में आए हुए लोग इसको हटाना चाहते हैं? लॉकडाउन में हम सभी लोग घर में कैद थे, सभी लोग घर में कैद थे, सारा देश ठप पड़ा हुआ था, सारी यंत्रणाएं बंद थी। इस देश का संसद रात के 2 बजे तक काम कर रहा था। रात के 2 बजे तक काम करके इन्होंने क्या किया? किसानों के जमीनों को अडानी अंबानी के हवाले कर दिया, हमारी नौकरियां
जहां पर हमारे एयर इंडिया, रेलवे, बैंक में हमारे लोग काम करते थे, उसको बेच दिया। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, जहां पर हमारे लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर बड़े बड़े पदों पर गए, अपने परिवारों को उन्होंने अच्छी व्यवस्था में लाया, ऐसे सारे यंत्रणाओं को इन्होंने इन 2 महीनों में बंद कर दिया, खत्म कर दिया। हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इन 2 सालों में क्या संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। रोज एक आप लोगों को लगता है ये कानून बना रहे हैं, किसानों का बिल बना दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दी, प्राइवेटाइजेशन का बिल बना दिया, बैंक को बेच दिया। आपको लगता होगा ये सारे कानून बना रहे हैं, ये कानून नहीं बना रहे हैं। ये रोज एक आर्टिकल जो संविधान में लिखा है उसे खत्म कर रहे हैं, नए नए आर्टिकल्स बनाकर बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या लिख कर गए हैं बाबा साहब कि इन लोगों को उससे दिक्कत होती है। संविधान लागू होने से पहले हम लोग कौन से कानून में जी रहे थे? मनुस्मृति में। हमारे दादा परदादा खुद बाबा साहब मनुस्मृति के कानून में, बचपन में मनुस्मृति के कानून के तहत ही बाबा साहब जी रहे थे। इसलिए मैं किसी सामान्य व्यक्ति की कहानी नहीं बताऊंगा, किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरा मनुस्मृति के कानून में ये नहीं बताऊंगा। खुद बाबा साहब के ऊपर मनुस्मृति के कानून में क्या बीती ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत भूल चुके हो। इसलिए हम लोग संविधान क्या है ये नहीं जानते, संविधान ने हमको क्या अधिकार दिया है ये हम नहीं जान रहे। इसलिए हमको कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा, तुलना करनी होगी कि मनुस्मृति के कानून में हमारे साथ क्या होता था और संविधान के कानून में क्या हो रहा है। ये अगर हम तुलना नहीं कर पाए तो हम संविधान को बचाने के लिए कभी आगे नहीं आ पाएंगे। मनुस्मृति के कानून में जब बाबा साहब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जब बाबा साहब 8वीं तक पहुंच गए, बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में थे, आप सभी लोगों को पता है, और बाबा साहब के पिताजी की पोस्टिंग अलग अलग गांवों में होती रहती थी। तो बाबा साहब के पिताजी को लगा कि बहुत महीने हो चुके हैं, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, तो क्यों ना स्कूल की छुट्टियां अब लग गई है, तो क्यों ना बाबा साहब को बुलाया जाए, मेरे बेटे को बुलाया जाए, बाकी बच्चों को बुलाया जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने खत लिखा और सभी बच्चों को बाबा साहब के पिताजी जहां रुके थे वहां बुला दिया। बाबा साहब के पिताजी ने खत में लिखा कि आप लोग जिस ट्रेन से आने वाले हो और कौन से तारीख को आने वाले हो वो टेलीग्राम करके मुझे पहले बता देना, ताकि मैं किसी को भेजकर आपको बुला दूं। अब बाबा साहब ने टेलीग्राम लिखा कि हम इस तारीख को आएंगे, ये ट्रेन पकड़ कर आएंगे, आप हमें लेने के लिए किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को मिलाएंगे। बच्चे यहां से निकल गए, बाबा साहब के बड़े भाई, बाबा साहब के बहनों के बच्चे सभी ट्रेन में बैठकर निकल गए और जिस स्टेशन के लिए कहा गया था उस स्टेशन पे बाबा साहब उतरे। ट्रेन चली गई, सभी लोग चले गए और बाबा साहब अपने पिताजी की राह देख रहे थे कि कोई ना कोई अभी हमें लेने के लिए आएगा, लेकिन सब लोग चले जाने के बाद कोई आया नहीं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये तो अच्छे घर के बच्चे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया, बाबा साहब से पूछा कि कहाँ जाना है। तो बाबा साहब ने खत दिखाया, कहा हमें यहाँ जाना है, मेरे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर है, उन्होंने हमें बुलाया, शायद हमारा टेलीग्राम उनको नहीं मिला इसलिए वो हमें लेने के लिए नहीं आए। तो उस स्टेशन मास्टर ने बगल में जो बैलगाड़ी वाला खड़ा था उसे बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, इन्हें अपने पिता के यहाँ छोड़कर आओ। और फिर वो बैलगाड़ी वाले ने सभी बच्चों को बैलगाड़ी में बिठाया और वो बैलगाड़ी बाबा साहब के पिताजी जहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ उनका हेडक्वार्टर था, वहां के लिए निकल पड़ी। अब ये बैलगाड़ी वाला बाबा साहब से और बच्चों से चर्चा करने लग गया, बात करने लग गया कि कौन से गांव से हो, नाम क्या है और तुम्हारी जाति क्या है। और जैसे ही जाति का पता चला उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतार दिया कि कहा तुम तो अछूत हो, अछूतों के बच्चे मेरे बैलगाड़ी में कैसे बैठ गए। सबको गालियां देकर नीचे उतार दिया। बाबा साहब ने कहा कि ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें हमारे पिताजी के यहाँ छोड़ दो।
ज्यादा पैसे को लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते, मेरे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ। अब बाबा साहब को अपने पिताजी के पास जाना था, तो सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते शुरू हो गए। कई किलोमीटर बीतने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी है वो मुझे दो, आपके पास जो पानी है वो मुझे दो। बैलगाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इससे मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता, आगे अगर कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है तो वहां पर मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। बहुत देर बीतने के बाद उस बैलगाड़ी वाले को कुछ पानी दिखा, उसने बैलगाड़ी रोकी, सभी बच्चों को कहा कि जाओ वहां पर पानी है, पानी पी लो। सभी बच्चे दौड़ते हुए उस तालाब के पास गए और उन्होंने देखा ये तो सूखा कीचड़ है, इसमें तो पानी है ही नहीं। बाबा साहब को प्यास लगी थी, बच्चों को प्यास लगी थी। बाबा साहब ने वो कीचड़ हटाया और जो गंदा पानी था वो चुप कर बाबा साहब ने वो पानी पिया। सभी बच्चों ने पानी पिया, सारा बदन मैला हो गया, मुंह मैला हो गया। और फिर बाबा साहब अपने पिता के पास पहुंचे। बाबा साहब के पिताजी ने देखा कि मेरे बच्चों की हालत क्या हो गई, सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह गंदा हो गया है। बाबा साहब के पिताजी को पता चल गया कि इनके साथ क्या बीता होगा, इनके साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास चले गए, अपने पिता को गले लगाया और रोते रोते अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, हमें गाड़ी में बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। अब पिता के पास कोई जवाब नहीं था। पिता ने कहा कि यही व्यवस्था तुम्हें बदलनी है, यही व्यवस्था आगे चलकर तुम्हें बदलनी। और उसी बच्चे ने इस देश का संविधान लिखा और ऐसी व्यवस्था कायम कर दी कि जो मनुस्मृति जिस मनुस्मृति के कानून के अनुसार बाबा साहब को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान लिखा कि उनके संविधान के बदौलत आज हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। जिस मनुस्मृति के कानून के अनुसार बाबा साहब को बैलगाड़ी में भी बैठने नहीं दिया गया था, आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हम हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, हवाई जहाज के एयरपोर्ट में दोस्तियां कर रहे हैं। यह है मनुस्मृति और यह है बाबा साहब का संविधान। और इसलिए इस 2500 साल के मनुस्मृति को 70 साल के संविधान से तकलीफ हो रही है कि जो व्यवस्था हमने कायम की थी बाबा साहब ने वो पूरी व्यवस्था उलट दी। इसलिए ये जो लोग आज सत्ता में है वो संविधान से नफरत करते हैं और अपने मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहते हैं। देखो इसलिए आ गया, ये बाबा साहब की देन, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। वरना आज भी ये हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, हमारी सारी नौकरियां बंद कर रहे हैं, उन्हें पता है। देखिए आप लोगों ने इस सरकार की एक योजना सुनी होगी, स्वच्छता अभियान सुना है आप लोगों ने? स्वच्छता अभियान क्या है ये अभियान पता है आपको? ये कोई रास्तों पर का कूड़ा कचरा हटाने का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन के माध्यम से क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर जो आपके लोग बन गए हैं, ये उनको निकालने का कार्यक्रम है। ये है इनका असली स्वच्छता अभियान। सारे पदों से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है और बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी परीक्षा के अब ब्राह्मणों को आईएएस बनाया जा रहा है। 11 ब्राह्मणों के आईएएस चुने गए बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी परीक्षा के। ये पूरी इसका निर्माण हुआ पूरे देश भर में, पूरे देश भर में 85,000 84,000 बुद्धिस्ट पिलर्स का निर्माण किया गया, स्तूपों का निर्माण किया। और जैसे ही हमारा राज चला गया, हमारा अधिकार चला गया, इन सारे 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसका विद्रुपीकरण किया गया, इसको गिराया गया, इसको दफनाया गया। आपके साकेत में भी आप लोगों को पता है समतलीकरण का जब काम चल रहा था तो यही स्तूप में निकलने का काम हो रहा था। तो ये सारे स्तूपों को गिराया गया। सम्राट अशोक का कार्यकाल था तब हमारे धर्म को सुरक्षा, हम अपना जो धर्म था उसका पालन कर सकते थे, अपने न्याय बना सकते थे। आज भी इस देश में
अगर हम गुरुद्वारा बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं, बौद्ध विहार बना सकते हैं, तो आज भी हमारे पास एक राजा का वरदान है और वो राजा यानी इस देश का संविधान। उस समय तो हम सम्राट अशोक का कार्यकाल नहीं बचा सके। सम्राट अशोक का कार्यकाल चला गया, हमारा राजपाट सारा चला गया, हमारे बिहार चले गए, हमारे प्रार्थना स्थल चले गए। आज भी सम्राट अशोक का जो राज है वो इस देश के संविधान के माध्यम से हमारे साथ है। और इसलिए इस देश का मुस्लिम हो, इस देश का सिख हो, इस देश का क्रिश्चियन हो, इस देश का बुद्धिस्ट हो, हम सभी लोगों को जो किताब हमको हमारा अधिकार देती है उसको बचाने का हमारा सबका कर्तव्य है। इसलिए बहुजन मैत्री सम्मेलन का हमने आयोजन किया, बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया है। इसी के माध्यम से हम अकाल तख्त के चीफ से मिले, उन्होंने भी हमारे साथ इस मोमेंट में साथ दिया है। मुस्लिम्स के सज्जाद नोमानी साहब, अब्दुल रहमानी साहब, इनके साथ में मिलता हूं। क्रिश्चियनों के पास्टर्स हो, बिशप्स हो साउथ में, उनके साथ में मिले हैं। जितने भी लोग, जितने भी धर्म के लोग इस देश में संविधान को मानते हैं, उन सभी लोगों को हम एक कर रहे हैं। वो हमें क्या कहते हैं पता है? हम तो कभी भी एक हो जाएंगे, हम तो कभी भी आपके बुलाने पर आ जाएंगे, आपके लोग जातियों में बटे हुए हैं। क्या जवाब दें हम? आपके लोग एक नहीं है, आपके लोगों ने अलग अलग संगठनाएं बना रखी है। एक संगठन दूसरे संगठन को देखना नहीं चाहता, एक पार्टी दूसरे पार्टी को देखना नहीं चाहती। और इसलिए हमने ये कार्यक्रम निर्माण किया कि SC, ST, OBC के लोगों में जाएंगे। जितने भी संगठन है अपने संगठन वैसे ही रखिए। हम आपके संगठनों को ये नहीं कहेंगे कि बर्खास्त करो, लेकिन ये जो अलग अलग उंगलियां हैं, चाहे वो गुरु रविदास सभा हो, चाहे वो संत कबीर के मठ हो, चाहे वाल्मीकि सभाएं हो, चाहे हमारे बौद्ध विहार हो, हमारे सप्ताह सैनिक दल के लोग हो, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हो, ये अलग अलग उंगलियां जब एक हो जाएंगी तो ये मुट्ठी बन जाएंगी। बस इस मुट्ठी को बनाने का काम हम कर रहे हैं और एक होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई हमको लड़नी है। और इस देश में सुरक्षा प्रदान करने का काम, सुरक्षा लाने का काम इंटरनेशनल माध्यम से मैं खुद कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा मैं किसी पार्टी को लॉन्च करने वाला हूँ या किसी पॉलिटिकल इंटेंशन से घूम रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो 128 देशों का संगठन है, मैं उसके स्टैंडिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। इससे क्या आप लोग मुझे कर देना चाहोगे? 128 देशों का नेतृत्व करता हूँ। वहां पर जापान में वहां पर स्पीच होने के बाद मुझे वहां पर सेक्रेटरी पद पर चुना गया, लेकिन अब ये लॉकडाउन होने की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे। पिछले 2 साल पहले पूछ लेना मोदी जी के किसी भी MP या MLA से, उनका विरोध हमने यहां नहीं किया, यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर के गेट पर किया। वहां पर यूनाइटेड नेशन के गेट पर वहां पर किया। तो USCIRF में हम लोगों ने वहां पर अपनी पिटीशन दायर की। यूनाइटेड नेशन में EVM के खिलाफ पिटीशन दायर की। इतना काम हम इंटरनेशनल माध्यम से कर रहे हैं और इसलिए बाबा साहब ने हमें नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है। इसी का कभी इस्तेमाल करो, इसका कभी को इस्तेमाल करो। हम लोग यहाँ पर जातियों में बटे हैं, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है, ये चमार है। बाबा साहब ने तो इससे ऊपर आपको आइडेंटिटी दी है। अपने आप को जातियों में बांट कर गलियों में घूमने के बजाय अपने आप को बौद्ध बनाओ और विश्व में जाओ, वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। आप पढ़ो बाबा साहब के 18 वॉल्यूम के स्पीचेस, आप पढ़ो। बाबा साहब ने निर्देश दिए हैं कि अगर इस देश में आपको न्याय नहीं मिलता तो बौद्ध देशों के पास जाओ और वहां से अपनी आवाज बुलंद करो। बाबा साहब कह कर गए हैं, लेकिन हम वहां जा ही नहीं रहे। हाँ, अपने जातियों में ही मस्त है, अपने आप को ग्रेट चमार लिखने में मस्त है। तुम ग्रेट चमार हो तो मैं क्या कहूं, तुम्हें रोमेल वाले अपने आप को जातियों में बांध रखा है। ये कोई आपने पैदा किया, आपने जातियां पैदा की हैं, तो इसको क्यों डर रहे हैं हम लोग? जब जातियां हमने निर्माण नहीं की है तो उन जातियों को हम लेकर चल रहे हैं। वो हमको जातियों में बांटकर वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने आप को जातियों में बैठकर हमारा कौन सा बदला हो रहा है। इसलिए हम लोगों को ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की सिस्टम है इसको खत्म करना है। हम किसी जातिवादी में नहीं है,
इसलिए हम लोगों को बहुजनों की जो मुट्ठी है वो तैयार करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम समय में, क्योंकि युवा यहाँ पर बहुत है, समता सैनिक दल के लोग हैं, सभी लोग हैं, भी आर्मी के भी लोग यहाँ पर है, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाते जाते अपने अंतिम समय में एक ही इच्छा व्यक्त की थी कि ये कारवा मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। बाबा साहब क्या कहा करते थे पता है? बाबा साहब के साथ बैरिस्टर्स थे, बाबा साहब के कार्यकर्ता, बाबा साहब के पदाधिकारी बैरिस्टर लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब क्या कहते थे पता है? मैं दूर दूर तक देखता हूं तो मुझे मेरा कारवा लेकर जाने वाले लोग दिखाई नहीं देते। इस देश का युवा जिनको मेरे वजह से, मेरे आंदोलन की वजह से नौकरियां लग गई, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, वो अपने बीवी बच्चों में खुश है। मेरा आंदोलन चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा, मेरा आंदोलन चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा। क्या कहकर गए पता है आपके उत्तर प्रदेश में बाबा साहब? 18 मार्च 1956 को बाबा साहब हमको एक उपाधि लेकर गए। क्या उपाधि दी पता है? कि ये जो लोग हैं कि मेरे आंदोलन की वजह से ये पढ़ लिख गए, ये धोखेबाज है, ये मेरा काम नहीं कर रहे, ये धोखेबाज है। और इसलिए हम लोगों को उस उपाधि में से बाहर निकलना है। हमको बाबा साहब के आंदोलन के लिए तैयार होना है, बाबा साहब के संविधान को बचाने के मूवमेंट को आगे लेकर जाना है, बाबा साहब के धम्म के मूवमेंट को आगे लेकर जाना है। और इसलिए हम पूरे देश भर में बहुजनों को इकट्ठा लाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा, यही आशा करूंगा कि हम सभी लोग एक हो जाए और एक होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई हम सब लोग लड़े। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 तारीख तक, 4 तारीख तक दिन में 2 बड़े बड़े कार्यक्रम और कई सारी मीटिंग चल रही है। दरअसल सुबह हम जब निकल जाते हैं तो लोगों को पता है कि आज ये कहाँ जाने वाले हैं। रास्तों के ऊपर हाईवे पर आकर सभी लोग बैठे हुए हैं और फिर गाड़ियां रोक कर वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसलिए हमको 2-2 घंटा लेट हो रहा है। अब खाना खाने के लिए जिनके घर गए थे आपने दृश्य देखा, 10 मिनट का काम है खाना खाने का, वहां पर 1 घंटा लग जाता है। लोग इतने वहां पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पर हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप लोग इतना फूल पहना रहे हो, माला पहना रहे हो, ठीक है, आप लोगों के भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। ये एक बात पे ही कदर करता हूँ कि आप जो मेरा स्वागत कर रहे हो, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये बाबा साहब का जो फूल मेरे शरीर में दौड़ रहा है, ये इसका स्वागत है। आप सभी लोगों के भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन उससे भी बड़ी हमारी विचारधारा है, 2500 सालों से चली आ रही है। हमारे महापुरुष टर्न बाय टर्न हैंड ओवर करके गए हैं और माननीय काशीराम जी के बाद कोई अच्छे हाथ नहीं मिल रहे जो ये मूवमेंट को आगे लेकर जाए। इसलिए हमको अब वो लोग तैयार करने हैं जो व्यवस्था परिवर्तन का काम करे, इस विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम करे। बाबा साहब ने, माननीय काशीराम जी ने ये मूवमेंट यहाँ तक लेकर आए, अब हमें उसको आगे लेकर जाना है। इतने ही मैं अपेक्षा आप लोगों से करता हूँ। आप लोग इस मूवमेंट में हमारा साथ दोगे, यही अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने जो सभी लोग, जो पदाधिकारियों ने जो बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने जो यहाँ पर व्यवस्था की है, सभी लोग सुन रहे हैं इतने देर तक, मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम। अभी आदरणीय अब मैं 2 घंटे की तो आंसर बताऊँ।